नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की हम शुरुआत कर रहे हैं बांग्लादेश से आई आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां तख्ता पलट हो गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़ दिया है। शेख हसीना दिल्ली पहुंच गई हैं। उनका विमान हिंडन एयरबेस पर पहुंचा। एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल और उनके बीच लंबी बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक रात 1 बजे वो लंदन के लिए रवाना होंगी। अब बांग्लादेश में सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। बांग्लादेश में आज सनसनीखेज तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ। बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, जो प्रदर्शन हो रहे थे, उसने अचानक ऐसा मोड़ लिया कि शेख हसीना सत्ता से बेदखल हो गई। उन्हें अपना सरकारी आवास छोड़कर भागना पड़ा और 45 मिनट उन्हें बांग्लादेश की सेना ने दिए कि वो देश से निकल सके। वो और उनकी बहन, दोनों ने एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट में वहाँ से उड़ान भरी और उसके बाद खबरें आई कि वो भारत आ रही हैं। वहाँ से वो भारत पहुँची, गाज़ियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहुँची। वहाँ पर उनसे एनएसए अजीत डोभाल की मुलाकात हुई। इस पूरे मामले में ये भी सामने आया है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पूरी घटनाक्रम के बारे में प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी दी। क्या स्थिति है, क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ वहाँ पर संभव है, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री को जानकारी दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत के लिए आखिर अब इस मामले में आगे क्या चुनौती है। अब तक भारत ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है। विदेश मंत्रालय से कोई बयान नहीं आया है, विदेश मंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, किसी की तरफ से कोई बयान, आधिकारिक बयान इस पूरे घटनाक्रम पर नहीं आया है। इसकी एक बहुत साफ वजह है। ये वजह यह है कि भारत अभी देखना चाहता है कि ये सारे इवेंट्स जो हैं वो कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे अनफोल्ड होता है सिचुएशन। अभी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सब कुछ शांत हो गया है। आर्मी ने ये वहाँ पर अनाउंस किया है कि एक अंतरिम सरकार बनेगी, लेकिन अभी भी हिंसा कुछ हद तक जारी है। वहाँ सड़कों पर जश्न भी मन रहा है। तो अभी स्थिति जो है वो स्थिर नहीं हुई है वहाँ पर। लेकिन भारत के लिए कई सवाल अभी बने हुए हैं। फौरी तौर पर जिन सवालों के जवाब चाहिए होंगे वो ये कि वहाँ पर भारत के जो लोग हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, क्या वो वहाँ पर सुरक्षित हैं। भारत के जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो बिल्डिंगें हैं, जो प्रतिष्ठान हैं, क्या वो वहाँ पर सुरक्षित हैं। अगला सवाल ये है कि भारत ने जो वहाँ पर इन्वेस्ट किया है, जो दोनों देशों के बीच चाहे रेल सेवा हो या फिर बाकी तरह के जो एमओयू के ज़रिए, प्रोजेक्ट के ज़रिए जो वहाँ पर बनाया गया है, क्या वो सुरक्षित है। तीसरा, भारत को ये भी देखना होगा कि वहाँ पर जो सरकार आती है वो भारत के प्रति क्या रवैया रखती है। क्या वैसे ही दोस्ताना रवैया होगा जैसे शेख हसीना का था, या फिर इसमें कुछ बदलाव आएगा। अगर बदलाव आता है तो उसके हिसाब से भारत को अपनी कूटनीति में बांग्लादेश की तरफ फेरबदल करना पड़ेगा। भारत के लिए एक चिंता ये भी है कि क्या वहाँ पर एक बार फिर से कट्टरवाद अपना सर उठाएगा, क्योंकि ये बार बार वहाँ पर देखा जा रहा है और शेख हसीना के सत्ता में आने के पहले ये वहाँ पर एक बड़ी समस्या थी और लगती हुई सीमा पर भी ये एक बड़ी समस्या थी। तो क्या रेडिकलाइजेशन फिर से वहाँ पर नज़र आएगा, ये भारत की एक बड़ी चिंता है। और अगर ऐसा होता है तो क्या रणनीतिक लिहाज से क्या भारत किस तरह से इसको हैंडल करेगा, क्योंकि अगर बांग्लादेश जो कि सबसे करीब माना जा रहा था अभी पिछले कुछ वक्त में, क्या उसके लिए भी उस तरह से बिल्कुल तैयार होकर और आशंकित होकर उसके साथ डील करना पड़ेगा जैसे पाकिस्तान या चीन के साथ करना पड़ रहा है। ये अपने आप में कई सवाल हैं जिनके जवाब भारत को ढूंढने होंगे, क्योंकि इतना बड़ा परिवर्तन पड़ोस में ये जो है वो भारत के लिए निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है। यूपीएससी की तैयारी कर रही एक छात्रा की आत्महत्या के मामले ने छात्रों के परिवारों को हिलाकर रख दिया है। बताया जा रहा है कि वो डिप्रेशन में थी, मकान के बड़े किराए से परेशान थी। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने हाल बयां किया है कि किस दबाव में जो छात्र हैं वो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। दिखाते हैं आपको दिल्ली से ये रिपोर्ट। अधिकारी बनकर बत्ती वाली गाड़ी से चलने का उसका सपना था, लेकिन सब सपने चकनाचूर हो गए जब 23 जुलाई को एम्बुलेंस से आया उसका शव उसके घर वालों को देखना पड़ा। अंजलि अकोला के गंगानगर इलाके की रहने वाली थी। पुलिस में सिपाही की बेटी अंजलि ने सिविल सेवक बनने का सपना देखा था और 2 साल पहले दिल्ली आई थी। लेकिन बीते महीने की 21 जुलाई को उसने
ओल्ड राजेंद्र नगर में अपने किराए के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कोण जबाबदार आहे तिच्या मृत्यूला? तिचं सिस्टमच जबाबदार आहे, ओनर जबाबदार आहेत. ते भावना समजून घेत नाहीत विद्यार्थ्यांचे. जे UPSC करणारे आहेत कॅन्डिडेट, त्यांच्या भावना समजून घेत नाहीत. त्यांना फक्त पैसा पाहिजे. ओनर झाले, ब्रोकर झाले, ते कोचिंग क्लासेस. आता त्या कोचिंग क्लासेसमध्ये पाण्यामध्ये 3 जण मरण पावले ड्रेनेज सिस्टममध्ये. तिथं खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे. कोणी या विद्यार्थ्यांचं कोणी ऐकत नाही. खूप विद्यार्थी आहेत UPSC करणारे, सर्वसाधारण लोकांची मुलं आहेत. त्यांच्या भावना ते समजू शकत नाहीत. याच्यावर गव्हर्नमेंटनं काहीतरी तोडगा काढावा. अंजलि का UPSC का ये तीसरा प्रयास था। अंजलि एक होनहार छात्रा थी। अंजलि ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि PG और हॉस्टल के मालिक छात्रों से केवल पैसे लूट रहे हैं और हर छात्र इसे वहन नहीं कर सकता। PG और हॉस्टल के किराए कम होने चाहिए। पापा मम्मी मुझे माफ़ कर देना। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन आगे नहीं बढ़ सकी। डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश की लेकिन ये संभव नहीं हो सका। मेरा सपना था कि पहली ही कोशिश में UPSC क्लियर करूं। उसने सुसाइड नोट में एक स्माइल भी बनाई और कहा कि उसे पता है कि आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। उसने अपने दोस्तों और परिवार वालों को धन्यवाद कहा जिन्होंने हमेशा उसका साथ दिया। परिवार के मुताबिक उनके सब सपने चकनाचूर हो गए। अंजलि के साथ रहने वाली उसकी सहेली श्वेता ने बताया कि अंजलि बेसमेंट में 10 बाई 10 के कमरे में रहती थी, जिसका किराया 15,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दिया गया था। इससे अंजलि परेशान थी। हमारा प्रीलिम्स का प्रेशर तो था, लेकिन ओनर की तरफ से भी प्रेशर आ रहा था कि अगर हमने बढ़ा हुआ किराया ही देना है हमको, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा, कहीं और ढूंढेंगे घर। बहुत लोग हैं जो उनके फ्लैट में रहना चाहते हैं। तो प्रीलिम्स का प्रेशर चल रहा था और घर का शिफ्टिंग और इश्यूज़ ये भी हम लोग सब बातें कर रहे थे कि कितना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर रहना। अलॉन्ग विद दिस प्रीलिम्स और रिजल्ट आने के बाद हम डिसाइड करना चाहते थे कि रहना है नहीं रहना है। 18,000 वाला जो अंजलि का कमरा है वो 10 बाई 10 का होगा। हाँ, और बेसमेंट के कमरे 6 बाई 8 का कमरा होगा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मामला उनके संज्ञान में है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। UPSC की तैयारी कर रहे छात्रों के मुताबिक ब्रोकरों और मकान मालिकों के बीच में एक नेक्सस है जो छात्रों पर मनमानी करते हैं। एक तो पढ़ाई का दबाव और ऊपर से ये परेशानियां, ऐसे में छात्र कई बार गलत कदम उठा लेते हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन स्टीफन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। दिल्ली पुलिस ने पार्श्वनाथ डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर और CEO संजीव जैन को निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 60 किलोमीटर तक संजीव जैन का पीछा किया। आखिर किस तरह से गिरफ्तारी हुई, दिखाते हैं आपको ये पूरा मामला। संजीव जैन पार्श्वनाथ डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर और CEO बच ना सके। शाहदरा जिला पुलिस की STF ने उनको गिरफ्तार कर लिया। रजत बब्बर नाम के शख्स ने 2017 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन में जैन के खिलाफ शिकायत की थी। कोर्ट में कई बार पेश न होने पर उनके खिलाफ 4 गैर जमानती वारंट और 1 जमानती वारंट जारी हुआ था। आखिरी वारंट इसी साल 18 जुलाई को निकला। इतनी बड़ी कंपनी के CEO ने पुलिस से बचने के लिए कई पैंतरे अपनाए। पुलिस के मुताबिक संजीव जैन गुरुग्राम के DLF फेज 2 में रहता है। उसके बारे में लगातार जानकारियां मिल रही थीं और वो लगातार अपनी लोकेशन भी चेंज कर रहा था, लगातार मोबाइल नंबरों को चेंज कर रहा था। लेकिन 3 अगस्त को जानकारी मिली कि संजीव DLF फेज 2 में ही है। इसके बाद जब पुलिस यहाँ पर पहुँची तो उसको भनक लग गई और वो यहाँ से दिल्ली के असोला इलाके की तरफ भागा।
जैन ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। पुलिस से बचने के लिए उसने क्या नहीं किया। इस बार गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 2 से निकलने के बाद पुलिस उनके पीछे पीछे थी। वो फरीदाबाद गुरुग्राम के इसी पहाड़ी रास्ते से होते हुए दिल्ली के असोला इलाके में पहुंचे। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 2 के अपने घर से संजीव जैन करीब 20 किलोमीटर का सफर तय करके दक्षिणी दिल्ली के असोला इलाके में पहुंचा। इस दौरान पुलिस लगातार उसका पीछा कर रही थी, लेकिन वो बार बार पुलिस को चकमा दे रहा था। यहाँ जब पुलिस ने उसको इंटरसेप्ट किया तो यहाँ से भी वो पुलिस को गच्चा देने में कामयाब रहा और यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ बढ़ा। लेकिन यहाँ भी संजीव जैन पुलिस को गच्चा दे गई और कई रास्तों से गुजरते हुए 40 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच गई। पुलिस उनके पीछे पीछे थी। आखिरकार गुरुग्राम से दिल्ली तक करीब 60 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद एयरपोर्ट से उसे पकड़ लिया गया। इससे पहले कि संजीव जैन विदेश के लिए उड़ान भरते, उनको दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक संजीव जैन बिल्कुल वैसे ही पैंतरे अपना रहे थे जैसे कि एक शातिर अपराधी अपनाता है। जैन पार्श्वनाथ डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड में 32 सालों से काम कर रहे हैं और इस कंपनी का बड़ा चेहरा हैं। इस कंपनी के 13 राज्यों के 37 शहरों में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उन्हें कमीशन में पेश किया, जहां से निवेशकों का पैसा चुकाने के बाद उन्हें जमानत मिल गई। नई दिल्ली से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और अब ये बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां कुछ जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और इसी बीच में बरसाती बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अक्टूबर महीने में अक्सर हम देखते थे कि ऐसे मामले चरम पर होते थे, लेकिन जुलाई में ही अचानक बढ़त दिख रही है बरसाती बीमारियों में। डेंगू के मामलों की बात करें तो 83% बढ़त दिखती है जुलाई महीने में। वहीं जीका वायरस के मामले अब 80 तक पहुंच चुके हैं। देश भर में अगर हम कहें आपको तो पिछले 4 सालों में ऐसी बीमारियों में बढ़त दिख रही है और शहरी क्षेत्र का जो योगदान है वो 60% है। दिखाते हैं आपको मुंबई से ये रिपोर्ट। मरीजों की कतार दवाखानों अस्पतालों में बढ़ती जा रही है। अक्टूबर में चरम पर रहने वाले डेंगू बरसाती बीमारियों के मामलों में जुलाई महीने में ही अचानक उछाल से चिंता बढ़ी है, तो वहीं जीका वायरस के मरीजों की संख्या भी तेजी से ऊपर जा रही है। जनवरी और जुलाई 2023 के बीच 3164 डेंगू के मामले थे, जो 83% बढ़कर इस साल के पहले 7 महीनों में 5776 हो चुके हैं। वहीं इस साल सबसे ज्यादा जीका वायरस के महाराष्ट्र से कुल 80 मामले रिपोर्ट हुए हैं। 90% मामले यानी कि 72 केसेस सिर्फ पुणे से हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये सब मच्छरों से होने वाली गंभीर बीमारियां हैं, जो मुख्य रूप से एडीज मच्छरों द्वारा फैलती हैं। बरसात में आमतौर पर इनका खतरा बढ़ जाता है। सबसे बड़ा कारण है आसपास जमा पानी, जिसमें ऐसे मच्छर पनपते हैं और इन गंभीर बीमारियों को जन्म देते हैं। साफ सफाई नहीं है, मच्छर भगाने वाले नहीं आते हैं, गली साफ नहीं रहता है, पानी भरा हुआ रहता है गली में। नाले साफ सफाई करने वाले कंप्लेंट दे तो आ जाते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, और देना पड़ता है। वो आते हैं लेकिन महीने में एक बार, 2 महीने में, 1.5 महीने में ऐसा आते हैं। लगभग हर स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में 100 से ऊपर ऐसे मरीज रोजाना दिख रहे हैं। प्रभावित कौन होता है ये देखना है तो इसके लिए जिनके घर के आजू बाजू पानी जमा रहता है, जो एक रूल है कि ड्राई डे हफ्ते में 1 दिन पालना चाहिए। आपके घर में जितने भी बर्तन हैं, जहाँ जहाँ आप पानी भर के रखते हो, वो एक साइकिल अगर आप फॉलो करोगे तो मच्छर की ब्रीडिंग के लिए आपको जगह नहीं मिलेंगी मच्छरों को, तो फिर आपको बरसाती बीमारियाँ ज़्यादा होगी। पिछले 4 वर्षों में बीमारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। कुल मामलों में शहरी क्षेत्रों का योगदान लगभग 60% है। पिछले कुछ वर्षों में डेंगू, अपेक्षाकृत उच्च तापमान, अधिक आबादी, तेजी से निर्माण कार्य, अपर्याप्त प्रबंधन और अनुचित जल भंडारण आदतों के कारण ये शहरी केंद्रों में महामारी के रूप में परिवर्तित होता दिख रहा है। मुंबई से कैमरामैन महेश हलवाई के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। अब एक दर्दनाक दास्तां शिमला जिले के रामपुर के समेज गांव की, जहां आधी रात में बादल फटने से पूरा गांव तबाह हो गया।
48 घंटे तक चले बचाव अभियान के बाद भी 36 लोग लापता हैं, जिनमें एक ही परिवार के 16 सदस्य शामिल हैं। दिखाते हैं आपको हिमाचल से एक ग्राउंड रिपोर्ट। समेज गांव के बुजुर्ग बख्शी राम भरे गले से और छलकती आंखों से ये बयान करते हैं कि कैसे उनके परिवार के 15-16 सदस्य बाढ़ में बह गए। ये गांव से बाहर थे तो बच गए। रात 2 बजे बाढ़ का पता चला। अब ये अपनों को तलाश रहे हैं कि कोई मिल जाए। हमारे लगभग यहाँ मेरे आधे तो परिवार के सदस्य ही जो अभी तक लापता है। मेरे ख्याल 14-15 लोग तो वही है परिवार के। अब तक कोई पता नहीं, यहाँ तो कोई सुराग नहीं रखा, बिल्डिंग का सुराग नहीं रखा, कुछ नहीं, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। समेज गांव में अनीता देवी का इकलौता घर बचा रहा। रात को धमाका हुआ तो इनका पूरा घर हिल गया। बाहर देखा तो पूरा गांव बह गया था। तो सोई थी मैं, मेरा घर हिला ऐसा बेड में सीधे खड़ी उठ के मैंने देखा ये क्या हुआ। परिस्थिति की लाइट वाले आए और मैं बोलोगे राखी क्या हुआ, ये क्या हुआ, पता नहीं मम्मी क्या हुआ। बोला फिर रही मैं वहीं ऐसे रही मैं वहीं नहीं, फिर आए और मैं क्या हुआ तुम्हारे को क्यों आए, तो मैं वो आ रहे ऐसे ऐसे करके खटाई बोला खत्म किया। बोला बोरे मकान फिर वो पानी पहुँच गया वहीं, फिर भाग गए हम ऊपर को टांगे निकले ऊपर गाँव में। हिमाचल सरकार लगातार बचाव और राहत कार्यों में जुटी है। घटना के 48 घंटे बाद भी शिमला के रामपुर, कुल्लू के निर्मंड और मंडी के पधर से अब तक 6 शव निकाले जा चुके हैं और 47 लोग लापता हैं। बहुत हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को और अन्य चीज़ों को बहुत नुकसान हुआ है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि 11 लोग जो फंसे हुए थे, हमारी रेस्क्यू टीम ने उनको इवैक्यूएट कर लिया सेफली। जो 60 हमारे जो घर हैं वो फुली डैमेज्ड हैं। दर्द है, जख्म भी है और तबाही भी। हिमाचल प्रदेश में आई तबाही सब कुछ बहाकर तो ले गई, साथ ही ऐसे जख्म भी छोड़ गई जो जिंदगी भर भुलाए नहीं जा सकते। शिमला से वीडी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।